Good evening, everyone. Hope you all are doing good. ऑडियो वीडियो आ रही है सबको? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? Loud and clear. Sir, please check my mail and revert it once. ठीक है, रिवर्ट कर दूंगा. सर आज क्लास के बाद क्विज होगा? हाँ, क्लास के बाद क्विज होगा. क्लास खत्म होते ही मैं क्विज को अपलोड करवा दूंगा. So as soon as the class will be over, we'll upload the quiz. तो 10 से 15 मिनट में मैं क्विज को अपलोड करा दूंगा जब भी क्लास खत्म होगी. क्लियर है? चलिए, सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक. टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट टुडे फ्रॉम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. हमें वेस्ट वाटर को स्टार्ट करना है. कल आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया था मैंने. वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम करते क्या है. So yesterday I've given the basic idea that what we do in engineering of wastewater. Our aim is to collect the wastewater from the community. हमारा aim है waste water को collect करना from the community with the help of the pipes known as sewers. Take it up to the treatment plant known as sewage treatment plant. Treatment of the sewage will be carried out and finally उसके disposal कर देते हैं. Finally we dispose it off. तो ये basic purpose आपको हमेशा ध्यान रखना है अगले एक महीने के लिए. तो एक महीने तक आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि पर्पस क्या है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, जब तक ये खत्म नहीं होता. अब इसको डिटेल में टाइम ऑफ क्विज बेटा जब जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं क्विज को अपलोड कर दूंगा. एज सून एज द क्लास विल बी ओवर आई विल अपलोड द क्विज. सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक. चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूं. आई एम डिसेबलिंग द चैट. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव टू डिस्कस इंजीनियरिंग ऑफ वेस्ट वाटर. नाउ प्रायर टू द एनालिसिस ऑफ द वेस्ट वाटर इन डिटेल. So prior to the analysis of the wastewater in detail, we should know what is being termed as wastewater. इस wastewater के analysis को डिटेल में समझने से पहले हमें बेसिक लेवल पर यही पता होना चाहिए वो टर्म्स जो हम इस इंजीनियरिंग में यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस दैट शुड बी नोन टू अस. पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए इज टर्म्ड एज वेस्ट वाटर. सो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टर्म्ड एज वेस्ट वाटर. अब क्या है वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ So it is a mixture of water and liquid waste. So the mixture of water and liquid waste. इसको सीवेज भी बोलते हैं. तो वेस्ट वाटर बोल दो या सीवेज बोल दो, एक ही बात है. It is one and the same thing. So it is the mixture of water and liquid waste produced due to different activities in the community. Due to different activities in the community. So due to different activities in the community. So it is a mixture of water and liquid waste produced due to different activities in the community. So point to be referred is ये पानी ही है. It is water only. So produced due to different activities in the community. तो ये मिक्सचर है पानी का और लिक्विड वेस्ट का. तो ये पानी ही है. कितना पानी है वो भी आगे बता दूंगा आपको. Now depending upon the mode of generation, it is further classified into 3. जिस तरीके से ये वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है उस बिहाफ पे हमने इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है. तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ जनरेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ जनरेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ जनरेशन इट इज क्लासिफाइड एज फॉलोज. अब जिस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है उसके बिहाफ पे हमने इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है. कैसे क्लासिफाई कर रखा है? हाउ इट इज बीइंग क्लासिफाइड? तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ जनरेशन इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3. पहला डोमेस्टिक सीवेज. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डोमेस्टिक सीवेज. सेकंड इज इंडस्ट्रियल सीवेज. तो सेकंड इज इंडस्ट्रियल सीवेज. लास्ट इज ड्रेनेज और रन ऑफ. तो लास्ट इज ड्रेनेज और रन ऑफ. अब रेफर करते हैं इन तीनों में फर्क क्या निकल के आता है. व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दी 3 टाइप्स ऑफ सीवेज. तो पहला है डोमेस्टिक सीवेज. डोमेस्टिक सीवेज क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर डोमेस्टिक एक्टिविटी. तो द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर डोमेस्टिक एक्टिविटी.
ये वो मिक्सचर है पानी का और लिक्विड वेस्ट का जो डोमेस्टिक एक्टिविटी के बाद प्रोड्यूस हुआ। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इस बात को समझने के लिए। ये तो स्टेटमेंट बोली मैंने, टू मेक यू क्लियर दिस पॉइंट टेक द प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेट सपोज ट्रीटमेंट के बाद, रॉ वाटर के ट्रीटमेंट के बाद आपके घर पे पानी सप्लाई हुआ, आपके घर में पानी सप्लाई हुआ, आपने उस पानी को यूज किया फॉर वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, आपने उससे बर्तन धोए। आपने उस पानी को यूज किया फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, आपने उससे कपड़े धोए। आपने उस पानी को यूज किया फॉर वॉशिंग ऑफ इंडिविजुअल हाउसेस, घर धोने के लिए उस पानी को यूज किया। अब वो पानी कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? अब वो पानी कन्वर्ट हो गया वेस्ट वाटर के अंदर। तो ट्रीटेड वाटर आपके घर पे आया, वो पानी कन्वर्ट हो गया वेस्ट वाटर में। अब ये जो वेस्ट वाटर है ये प्रोड्यूस हुआ है डोमेस्टिक एक्टिविटी के बाद, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग ऑफ इंडिविजुअल हाउस, दिस विल बी टर्म्ड एज डोमेस्टिक सीवेज। इसको हम डोमेस्टिक सीवेज बोल देंगे। इफ द सेम वेस्ट वाटर इज प्रोड्यूस आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, अगर यही वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बाद, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बाद टेक एन एग्जांपल, हमने पानी को सप्लाई किया इंडस्ट्रियल डिमांड को फुलफिल करने के लिए। इंडस्ट्री किसी भी चीज की हो सकती है, इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर की, इंडस्ट्री है पेंट की, इंडस्ट्री है लेदर की, इंडस्ट्री है मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, डेयरी है कोई। तो इन सारी जगहों पे पानी यूज हुआ। पानी यूज होने के बाद जो लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस हुआ इसे हम बोल देंगे इंडस्ट्रियल सीवेज। तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज नोन एज इंडस्ट्रियल सीवेज। तीसरा कंपोनेंट है ड्रेनेज और रन ऑफ। ये क्या होता है ड्रेनेज और रन ऑफ? इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस आफ्टर हैवी रेनस्टॉर्म। बारिश के आने के बाद जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है पानी का और लिक्विड वेस्ट का, इसको हम बोल देते हैं ड्रेनेज और रन ऑफ। तो इन तीनों में फर्क बस ये है कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस हुए हैं। डोमेस्टिक एक्टिविटी के बाद डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बाद इंडस्ट्रियल सीवेज, बारिश के बाद ड्रेनेज या रन ऑफ। इस ड्रेनेज और रन ऑफ की कहानी मैं आपको सेपरेटली बता सकता हूं क्योंकि इसे आगे यूज करना पड़ेगा हमें। जब भी रेनफॉल होती है, व्हेनेवर द रेनफॉल कम्स, लेट सपोज ये हमारी टोपोग्राफी है, दिस इज अवर जनरल टोपोग्राफी। सो व्हेनेवर द रेनफॉल कम्स, इसको आप हाइड्रोलॉजी में भी समझते हो, यू रेफर दिस पॉइंट इन योर हाइड्रोलॉजी आल्सो। तो जब भी बारिश होती है, व्हेनेवर द रेनफॉल कम्स, सर्टेन पोर्शन ऑफ द रेनफॉल इज इंटरसेप्टेड। तो जब भी बारिश होती है कुछ पोर्शन बारिश का इंटरसेप्ट हो जाता है, यानी कुछ पोर्शन बारिश का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। किसकी वजह से? ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से। ये ऑब्स्ट्रक्शन कौन से हो सकते हैं? ये ऑब्स्ट्रक्शन नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। दोनों का एक एक एग्जांपल बताया है। नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ट्री प्लांट, आर्टिफिशियल ऑब्स्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स है। तो जब बारिश होती है उसका कुछ पोर्शन इंटरसेप्ट हो जाता है, इसका नाम ही इंटरसेप्शन। कुछ पोर्शन बारिश का सीप कर जाता है, नोन एज इनफिल्ट्रेशन, और जाके ग्राउंड वाटर बनाता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। कुछ पोर्शन बारिश का लॉस हो जाता है, टर्म्ड एज इवेपोरेशन। कुछ पोर्शन बारिश का जो डिप्रेशंस होते हैं ग्राउंड के ऊपर, डिप्रेशन मतलब गड्ढे होते हैं ग्राउंड के ऊपर, उनमें जाके जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन स्टोरेज। तो जब बारिश आएगी कुछ पोर्शन इंटरसेप्ट हो जाएगा, कुछ पोर्शन इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ पोर्शन इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, कुछ पोर्शन डिप्रेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। जो बचा हुआ पोर्शन होता है बारिश का, जो बचा हुआ पोर्शन होता है बारिश का, वो फ्लो करता है सरफेस के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज या रन ऑफ। ये है हमारी सीवेज। इट्स द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस आफ्टर हैवी रेनस्टॉर्म। तो हैवी बारिश के बाद जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है बारिश के बाद, ड्रेनेज या रन ऑफ कहलाता है। अब आपको बेसिक जानकारी दे दूं, इफ आई गिव यू द बेसिक इंफॉर्मेशन। क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन? ये बातें आपको ध्यान रखनी है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बातें ध्यान रखनी है, इसको नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं। पहला नोट बोल रहा है किचन एंड बाथरूम वेस्ट। तो किचन एंड बाथरूम वेस्ट, तो किचन एंड बाथरूम वेस्ट टेकन टुगेदर, तो किचन एंड बाथरूम वेस्ट टेकन टुगेदर। अगर किचन और बाथरूम वेस्ट को आप कंसीडर करो एक साथ, तो किचन एंड बाथरूम वेस्ट टेकन टुगेदर is termed as सलेज। तो किचन और बाथरूम वेस्ट अगर हम एक साथ कंसीडर करते हैं इसको हम बोल देंगे सलेज। स्लज नहीं है, ये सलेज है, इट इज टर्म्ड एज सलेज। इसका मतलब आप बोल सकते हो सलेज इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। सलेज पार्ट होता है डोमेस्टिक सीवेज का। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज टेकन टुगेदर, domestic sewage and industrial sewage taken together, industrial sewage taken together is termed as sanitary sewage, is termed as sanitary sewage। अगर आप डोमेस्टिक सीवेज इंडस्ट्रियल सीवेज को एक साथ जोड़ दो इसको हम बोल देंगे सैनिटरी सीवेज।
अब ऐसा क्यों किया गया इसको समझते हैं। डेफिनेशन इमटेरियल है, हर जगह मिलेगी आपको लिखी हुई। व्हाई इट इज बीइंग डन सो, इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। फ्रॉम डे वन आई एम डिस्कसिंग, पहले दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या, कि प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ सीवेज इज ऑर्गेनिक मैटर। जब भी ऑर्गेनिक मैटर आया था रॉ वाटर में, मैंने आपको ये बोला था इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर में, क्योंकि वेस्ट वाटर की प्राइम इंप्यूरिटी होती है, सीवेज के अंदर प्राइम इंप्यूरिटी होती है ऑर्गेनिक मैटर। तो प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज टर्म्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। अब ये चीज जनरल बताई थी आपको कि सीवेज की प्राइम इंप्यूरिटी ऑर्गेनिक मैटर होती है। आज हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो सीवेज है वो तो 3 टाइप का होता है, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज एंड ड्रेनेज। अब इसको डिटेल में रेफर कर रहे हैं। प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज इज ऑर्गेनिक मैटर। तो मैंने और डिटेल में बताया कि डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज की प्राइम इंप्यूरिटी ऑर्गेनिक मैटर होती है। इस बात का मतलब कोई ये नहीं पूछेगा अभी जब मैं ओपन करूंगा डाउट्स को कि सर इसमें इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। होता है, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज में इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है, पर ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर से ज्यादा पाया जाता है। तो प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज इज ऑर्गेनिक मैटर एंड द प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ ड्रेनेज इज इनऑर्गेनिक मैटर। इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ड्रेनेज में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। ड्रेनेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है, पर ड्रेनेज के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर की प्रोपोर्शन ज्यादा निकल के आती है ऑर्गेनिक मैटर की प्रोपोर्शन से। क्योंकि ये डिफरेंस है इसलिए हमने इसको बाइफरगेट ही कर दिया। कैसे बाइफरगेट कर दिया? हमने डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज को जोड़ दिया एक साथ और नाम क्या रखा? सैनिटरी सीवेज। तो अब आप ये बोल सकते हो कि सैनिटरी सीवेज की प्राइम इंप्यूरिटी होती है ऑर्गेनिक मैटर और ड्रेनेज की प्राइम इंप्यूरिटी होती है इनऑर्गेनिक मैटर। तो ये एक कैटेगरी में जोड़ के बता दिए जाएंगे। फिर एक और जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्या जानकारी पता होनी चाहिए? ये जानकारी पता होनी चाहिए कि ड्रेनेज डिस्चार्ज, तो ड्रेनेज डिस्चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 times more than sanitary sewage discharge, is more than sanitary sewage discharge, 20 to 30 times more than sanitary sewage discharge, sanitary sewage discharge। तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी कि ऑन एन एवरेज हर शहर में ड्रेनेज डिस्चार्ज यानी बारिश के बाद जो सीवेज प्रोड्यूस होता है वो 20 से 30 गुना ज्यादा निकल के आता है सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज से। ये इंफॉर्मेशन प्योरली ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे इंफॉर्मेशन इज प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, कोई लॉजिक नहीं है और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कहने का मतलब है पत्थर की लकीर नहीं है कि सर आपने तो 20 और 30 गुना बोला था ज्यादा होता है, हमारे शहर में तो 10 गुना ही ज्यादा हुआ। फिर कोई दूसरा आएगा चेरापूंजी से, सर हमारे शहर में तो ये 50 गुना ज्यादा हो गया, आपने तो 20 से 30 गुना बताया था। ये एवरेज वैल्यू है जिसको आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। एक्चुअल में ड्रेनेज कितना ज्यादा होगा सैनिटरी सीवेज से ये डिपेंड कर जाएगा कि उस शहर में कितनी बारिश होती है, पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एन एवरेज ये 20 से 30 गुना ज्यादा होता है सैनिटरी सीवेज से। तो कहने का मतलब है कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो अभी तक बस मैंने ये डिस्कस किया है कि सीवेज क्या होता है जिसकी इंजीनियरिंग हमें करनी है, सीवेज को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, हाउ सीवेज इज बीइंग क्लासिफाइड। अब मैं 1-2 मिनट के लिए चैट को एनेबल कर रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है इस पोर्शन में से, जेन्युइन डाउट है तो पूछना। इफ यू हैव जेन्युइन डाउट फ्रॉम दिस यू मे आस्क नाउ। सर वॉइस प्रॉब्लम मृत्युंजय रिफ्रेश योर सिस्टम, मृत्युंजय अपना सिस्टम रिफ्रेश कर लीजिए। वॉइस प्रॉब्लम आपके सिस्टम की वजह से है, एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी क्वेश्चन में करेंगे, दैट विल डिस्कस इन द क्वेश्चन। व्हाट इज द लिक्विड वेस्ट प्रेजेंट इन द, लिक्विड वेस्ट मतलब पानी तो है बेटा। व्हाट अबाउट टॉयलेटरीज वेस्ट वाटर, कहां से प्रोड्यूस हुआ ये प्रतीक? तो आपने बोला टॉयलेटरीज वेस्ट वाटर, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेयर? डोमेस्टिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी? डोमेस्टिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सैनिटरी में बोथ बाथरूम और टॉयलेट होता है, हाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। डोमेस्टिक सीवेज जोड़ तो दिया आपने। डोमेस्टिक सीवेज मतलब पूरा डोमेस्टिक सीवेज, आपके घर में जितना भी सीवेज प्रोड्यूस हुआ उसको बोल देंगे डोमेस्टिक सीवेज। तो आपके घर में जितना भी सीवेज प्रोड्यूस हुआ इसको हम बोल देंगे डोमेस्टिक सीवेज, और डोमेस्टिक सीवेज इज अ पार्ट ऑफ सैनिटरी सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज सैनिटरी सीवेज का पार्ट है।
थर्ड पॉइंट फिर से बता दो। थर्ड पॉइंट ये बताया कि आपकी जानकारी के लिए ड्रेनेज डिस्चार्ज 20 से 30 गुना ज्यादा होती है सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज से। अमन कैथ क्लास के लास्ट में मैं ग्रुप को शेयर कर दूंगा। इन दी लास्ट ऑफ द क्लास आई शेयर द लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डोमेस्टिक इज ऑल्सो सलेज, डोमेस्टिक इज नॉट सलेज, सलेज इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। सलेज पार्ट होता है डोमेस्टिक सीवेज का, क्योंकि वो वेस्ट वाटर ही है, उसके अंदर इंप्यूरिटी प्रेजेंट है। आफ्टर रेनफॉल द वाटर विच वी गेट इज हैविंग इंप्यूरिटी इन इट, सो इट इज वेस्ट वाटर। रन ऑफ विल ऑलवेज रिमेन डोमिनेटिंग ऑन सैनिटरी सीवेज। अब फिर से आप ये बोला विल ऑलवेज रिमेन, बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो बारिश साइको सुधैन मैं नहीं कराता हूं, बारिश कितनी भी हो सकती है, पर ऑन एन एवरेज देखा गया है कि जो सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज है वो कम निकल के आता है ड्रेनेज से, पर किसी जगह पे सैनिटरी सीवेज भी ज्यादा हो सकती है ड्रेनेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्यूज सॉलिड वेस्ट होता है। मृत्युंजय आगे मत भागो, रिफ्यूज इज सॉलिड वेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड वेस्ट। इनऑर्गेनिक फिर से बता दीजिए। ड्रेनेज के अंदर इनऑर्गेनिक प्रोपोर्शन ऑर्गेनिक से ज्यादा होती है, सैनिटरी सीवेज में ऑर्गेनिक प्रोपोर्शन इनऑर्गेनिक से ज्यादा होती है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, कंटिन्यू करते हैं आगे। सो अभी तक, अब मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूं, आई एम डिसेबलिंग द चैट, आई एम डिसेबलिंग द चैट। रेफर द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को रेफर करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट को रेफर करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था सीवेज, नेक्स्ट पॉइंट है सीवर। तो सीवर, अब ये सीवर क्या होते हैं? सीवर्स आर पाइप्स और कंड्यूट्स, सो पाइप्स और कंड्यूट्स रिक्वायर्ड, pipes or conduits required to carry the sewage, to carry the sewage from one point to another point, from one point to another point is termed as sewer, is termed as sewer। तो वो पाइप जो सीवेज को कैरी कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, कल डायग्राम में बना के भी दिखाया था, तो वो पाइप जो सीवेज को कैरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इसको टेक्निकली बोला जाता है सीवर। इसको डिटेल में डिजाइन करेंगे आगे, हम विल डिस्कस अबाउट डिजाइनिंग ऑफ सीवर्स इन डिटेल, पर अभी के लिए एक जानकारी दे दी कि पाइप्स और कंड्यूट्स व्हिच कैरीज द सीवेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी टेक्निकली रेफर्ड एज सीवर्स। तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, इस टर्म्ड एज सीवरेज सिस्टम, इसके ऊपर एक डेफिनेट सवाल मिलेगा आपको, विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन दिस सीवरेज सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है इसमें से सवाल। अब क्या होता है सीवरेज सिस्टम, ध्यान से एनालाइज करना, क्या है सीवरेज सिस्टम? इट इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ, इट इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ collecting, it is the entire process of collecting, treating and disposing the sewage, it is the entire process of collecting, treating and disposing the sewage। वो पूरा प्रोसेस जिसमें हम सीवेज को कलेक्ट कर लें शहर से, फिर उसको ट्रीट कर दें प्लांट में और फाइनली उसको डिस्पोज कर दें, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सीवरेज सिस्टम। तो सीवेज क्या था? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट। सीवर क्या है? वो पाइप जो सीवेज को कैरी करती है। सीवरेज सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जिसमें हम सीवेज को कलेक्ट करते हैं पाइपों की मदद से, नोन एज सीवर, लेके जाते हैं प्लांट में, ट्रीटमेंट कर देते हैं और फाइनली उसको डिस्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ सीवेज, depending upon mode of collection of sewage, so depending upon mode of collection of sewage, it is further classified into collection of sewage, it is further classified into, so it is further classified into, it is further classified into, it is further classified into 3। इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। अब ध्यान से रेफर करना है इसके एनालिसिस को। पहला है सेपरेट सीवरेज सिस्टम, तो पहला है सेपरेट सीवरेज सिस्टम, फर्स्ट इज सेपरेट
सिवरेज सिस्टम, तो सेपरेट सिवरेज सिस्टम। दूसरा है कंबाइंड सिवरेज सिस्टम, दूसरा है कंबाइंड सिवरेज सिस्टम, कंबाइंड सिवरेज सिस्टम। एक तीसरा सिस्टम है, वो इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा। अब किस तरीके से हम सीवेज को कलेक्ट करते हैं, इस बिहाफ पे हमने सीवरेज सिस्टम को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है सेपरेट, दूसरा है कंबाइंड, तीसरे को भी आगे देखते हैं, थर्ड विल डिस्कस इन डिटेल। अभी के लिए सेपरेट और कंबाइंड में क्या फर्क होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये फर्क तो नाम में लिखा हुआ है, सेपरेट सीवरेज सिस्टम। क्या होता है सेपरेट सीवरेज सिस्टम? सेपरेट सीवरेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 2 अलग पाइप होती हैं। तो सेपरेट सीवरेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 2 अलग पाइप होती हैं। ये ग्राउंड लेवल है, सो दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज वाटर पाइप, ये पानी की पाइप है। दिस इज सीवर कैरिंग, ये सीवर है जो कैरी कर रही है ड्रेनेज को, ये सीवर है जो कैरी कर रही है सैनिटरी सीवेज को। तो सेपरेट सीवरेज सिस्टम क्या होती है? सेपरेट सीवरेज सिस्टम वो सिस्टम होती है जिसमें हम 2 अलग पाइपें देते हैं, वन टू कैरी ड्रेनेज, other to carry sanitary sewage. So in separate sewerage system we have 2 different pipes, one to carry drainage, other to carry sanitary sewage. तो 2 अलग अलग पाइप हैं जो सेपरेटली सीवेज को कैरी कर रही हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सेपरेट सीवरेज सिस्टम। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, अब ये क्या होता है? कंबाइंड सीवरेज सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच वी हैव ओनली वन सीवर, एक ही सीवर है हमारे पास जो कंबाइंडली कैरी करती है ड्रेनेज को और सैनिटरी सीवेज को। तो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में हमारे पास एक ही सीवर है जो कंबाइंडली कैरी कर रही है ड्रेनेज को और सैनिटरी सीवेज को। अब इनमें जो डिफरेंसेस है वो एक एक करके तो बता रहा हूं मैं आपको, पर उन डिफरेंसेस से पहले ही 2 या 3 कंसेप्ट ये डायग्राम ही आपको बता रहे हैं। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम 2 और 3 कंसेप्ट कैन बी रेफर्ड डायरेक्टली। अब कौन कौन से कंसेप्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे? पहला, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ग्राउंड के नीचे होता है वैसे ही सीवरेज सिस्टम भी ग्राउंड के नीचे होता है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ग्राउंड के नीचे होता है वैसे ही सीवरेज सिस्टम भी ग्राउंड के नीचे होता है। कहने का मतलब है जो पानी की पाइपें होती हैं वो भी ग्राउंड के नीचे लेके जाती हैं, और जो सीवर है यानी जो सीवेज वाली पाइप है उसको भी ग्राउंड के नीचे ले करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शहर में पाइपों को ग्राउंड के ऊपर ले करने की प्रैक्टिकली जगह होती नहीं है हमारे पास। तो प्रैक्टिकली इन सिटीज वी डोंट हैव द स्पेस अवेलेबल टू ले द पाइप्स अबव द ग्राउंड, चाहे वो पानी की हो चाहे वो सीवेज की हो। तो जो मर्जी पाइप हो वो ग्राउंड के नीचे जाएगी। तो आपको दिख रही है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी ग्राउंड के नीचे है और हमारा सीवरेज सिस्टम भी ग्राउंड के नीचे है। तो ये चीज तो मुझे डायग्राम ही बता रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पानी की पाइप हमेशा सीवर की पाइप से ऊपर मिलेगी आपको। तो पानी की पाइप सीवेज वाली पाइप से ऊपर ही मिलेगी। तो देखो, वाटर पाइप इज ऑलवेज अबव द सीवर। अब ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों करते हैं? जहां पाइप होगी वहां पर ज्वाइंट होगा, जहां ज्वाइंट होगा वहां लीकेज होगा। हम नहीं चाहते कि सीवर में से सीवेज लीक करके हमारे पानी के अंदर मिल जाए, क्योंकि ये ट्रीटेड वाटर है जो आप तक सप्लाई हो रहा है। तो वी डोंट वांट दैट सीवेज शुड लीक फ्रॉम द सीवर एंड गेट मिक्स्ड विद द ट्रीटेड वाटर। इस चीज को अवॉइड करने के लिए पानी की पाइप को हमेशा ले किया जाता है सीवर से ऊपर। वाटर पाइप इज ऑलवेज बीइंग लेड, वाटर पाइप इज ऑलवेज बीइंग लेड अबव द सीवर। तो ये चीज मुझे डायग्राम बता रही है। यही लॉजिक आपको यहां पर भी दिख रहा है। किस में दिख रहा है? देखो, ड्रेनेज वाली पाइप सैनिटरी सीवेज वाली पाइप से ऊपर है। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज की प्राइम इंप्यूरिटी इनऑर्गेनिक मैटर और सैनिटरी सीवेज की प्राइम इंप्यूरिटी ऑर्गेनिक मैटर। तो हम नहीं चाहते सैनिटरी सीवेज का ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए ड्रेनेज के अंदर, तो हमने ड्रेनेज वाली पाइप को ऊपर रखा हुआ है, सैनिटरी सीवेज वाली पाइप को नीचे रखा हुआ है। तो ये बात भी हमें डायग्राम से ही समझ में आ जाती है। दिस कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द डायग्राम। एक और चीज दिख रही है हमें डायग्राम से। क्या? एक और चीज ये दिख रही है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन वाटर पाइप इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन सीवर्स। पानी की पाइप में पानी का डायरेक्शन ऑफ फ्लो जस्ट उल्टा होगा जो सीवर की पाइप में है। और द रीजन इज ऑब्वियस, ये जो पानी की पाइप है आपके घर तक पानी लेके आ रही है। ये जो पानी की पाइप है आपके घर तक पानी लेके आ रही है, और जो सीवर है वो आपके घर से पानी लेके जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जस्ट उल्टा मिलेगा। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर इन वाटर पाइप विल बी जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सीवर। और ये तीनों बातें तो डायग्राम देख के समझ में आ जाता है। तो अभी तक मैंने टेक्निकली कुछ नहीं बताया, इस डायग्राम के बिहाफ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। अब बात करते हैं टेक्निकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट सीवरेज सिस्टम एंड कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। अब इसमें टेक्निकल बातों की एनालिसिस करते हैं। ध्यान से सुनना, सारे नोट्स बनाते रहना अपने आप। पहला, सेपरेट सीवरेज सिस्टम में 2 पाइपें लगी हैं, ड्रेनेज के लिए अलग, तो ड्रेनेज के लिए अलग, और सैनिटरी सीवेज के लिए अलग। तो ड्रेनेज के लिए अलग और सैनिटरी सीवेज के लिए अलग पाइप। इसका मतलब सेपरेट सीवरेज सिस्टम में पाइपों की कॉस्ट ज्यादा होती है। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में एक ही पाइप है, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में एक ही पाइप लगी हुई है,
यहाँ पाइप की कॉस्ट कम होती है, द कॉस्ट ऑफ द पाइप इज लेस। तो यहाँ पाइपों की कॉस्ट ज्यादा, यहाँ पे पाइप की कॉस्ट कम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में एक ही पाइप है, बड़ी पाइप होगी, एक ही पाइप है, बड़ी पाइप होगी। अब क्योंकि बड़ी पाइप होगी, इसकी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, इसकी लेइंग में दिक्कत है। और पाइपों की साइज कितनी होती है वो देखेंगे अपन, डिजाइनिंग ऑफ सीवर करेंगे तब देखना साइज कितनी निकल के आएगी। तो यहाँ पाइप की कॉस्ट ज्यादा, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन और लेइंग की कॉस्ट ज्यादा। क्योंकि सेपरेट सीवरेज सिस्टम में दो दो पाइपें ले करनी है, सेपरेट सीवरेज सिस्टम कंजेस्टेड एरिया में नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, क्योंकि सेपरेट सीवरेज सिस्टम में दो दो पाइपें ले करनी है आपको। तो अगर कंजेस्टेड जगह होगी, ये दो पाइपों को लेकर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कंजेस्टेड एरिया में इसको अवॉइड किया जाता है, वी अवॉइड सेपरेट सीवरेज सिस्टम इन कंजेस्टेड एरिया। तो ये डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये बोल रहा है, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये बोल रहा है, ये जो ड्रेनेज है इसकी प्राइम इंप्यूरिटी थी इनऑर्गेनिक मैटर। तो हम ड्रेनेज को डायरेक्टली लेके जाते हैं सोर्स ऑफ डिस्पोजल में, इसको शहर से उठाते हैं और फेंक देते हैं सोर्स में। कहने का मतलब बिना ट्रीटमेंट के इसको डिस्पोज कर देते हैं, क्योंकि इसकी प्राइम इंप्यूरिटी क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर है। पर सैनिटरी सीवेज की प्राइम इंप्यूरिटी ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसका मतलब सैनिटरी सीवेज जाएगा प्लांट में। तो सेपरेट सीवरेज सिस्टम में हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है सिर्फ सैनिटरी सीवेज की, ड्रेनेज को तो हम डायरेक्टली फेंक देते हैं। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में हमारे ड्रेनेज के साथ क्या मिला हुआ है, सैनिटरी सीवेज मिला हुआ है। तो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में ड्रेनेज के साथ सैनिटरी सीवेज मिला हुआ है, तो मुझे ये पूरा सीवेज लेके जाना पड़ता है ट्रीटमेंट प्लांट में। इट मींस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम इज मोर देन सेपरेट सीवरेज सिस्टम। जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होती है सीवेज की कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में, वो सेपरेट से ज्यादा निकल के आती है। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। सो इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल कम आउट टू बी मोर देन इन सेपरेट सीवरेज सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, हम सीवर को ले करते हैं ग्राउंड के नीचे, ट्रीटमेंट प्लांट होता है ग्राउंड पे, तो मुझे जो सीवेज है उसको लिफ्ट करके ऊपर लाना पड़ता है। जो सीवेज है मुझे उसको लिफ्ट करके ऊपर लाना पड़ता है। आई हैव टू लिफ्ट बैक द सीवेज बैक टू द ग्राउंड। तो मुझे सीवेज को लिफ्ट करके ग्राउंड पे लेके आना पड़ रहा है, तो सीवेज को हम लिफ्ट करके लेके आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। दूसरा, ये जो सैनिटरी सीवेज है, ये वाली पाइप नीचे लगी हुई है, ये जो सैनिटरी सीवेज है इसकी पाइप क्या है, नीचे लगी हुई है, इसकी पाइप नीचे लगी हुई है। और जो ड्रेनेज वाली पाइप है इसको तो लिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अभी बताया ड्रेनेज तो क्या होता है, डायरेक्टली डिस्पोज होता है। मुझे ट्रीटमेंट प्लांट तक लाने के लिए सीवेज को लिफ्ट करना है। तो सेपरेट सीवरेज सिस्टम में ट्रीटमेंट किसकी हो रही है, सैनिटरी सीवेज की हो रही है। इसका मतलब सेपरेट सीवरेज सिस्टम में मैं लिफ्ट किसको करूंगा, लिफ्ट करूंगा सिर्फ सैनिटरी सीवेज को। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिफ्टिंग और पंपिंग द सीवेज अप टू द ट्रीटमेंट प्लांट विल बी लेस इन सेपरेट सीवरेज सिस्टम, क्योंकि मुझे सेपरेट सीवरेज सिस्टम में सिर्फ सैनिटरी सीवेज को लिफ्ट करके ऊपर लाना है। पर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में ये सीवर भी तो ग्राउंड के नीचे है, और यहां मुझे टोटल डिस्चार्ज को लिफ्ट करके ग्राउंड पे लेके आना है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पंपिंग और लिफ्टिंग दी सीवेज इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम इज मोर। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में जो पंपिंग या लिफ्टिंग की कॉस्ट होती है सीवेज के लिए, वो ज्यादा निकल के आती है। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारा सीवरेज सिस्टम कभी ओवरफ्लो कर जाए, और ये हर इंसान ने अपने अपने शहर में देखी होगी, अभी वेट करना, 1-2 महीनों में आपको अपने शहरों में देखेगी बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मानसून आएगा, जैसे ही मानसून आएगा ऑलमोस्ट हर शहर में ओवरफ्लो मिलता है सीवर का। अब वो ओवरफ्लो किसकी वजह से होता है, वो ओवरफ्लो होता है ड्रेनेज की वजह से। तभी तो मैंने बोला मानसून आएगा, बारिश होगी, बारिश हुई हमारी डिजाइन वैल्यू से ज्यादा, तो ये ड्रेनेज वाला सीवर ओवरफ्लो कर जाता है। तो कहने का मतलब है ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्रेनेज ओवरफ्लोज, अगर आपकी डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं है तो, इफ योर डिजाइनिंग इज नॉट प्रॉपर। तो अगर सेपरेट सीवरेज सिस्टम में ड्रेनेज वाली सीवर ओवरफ्लो कर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रेनेज की प्राइम इंप्यूरिटी थी इनऑर्गेनिक मैटर। द प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ ड्रेनेज वाज इनऑर्गेनिक मैटर। पर अगर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में हमारा ड्रेनेज ओवरफ्लो कर जाए, ड्रेनेज के साथ क्या मिला हुआ है, ड्रेनेज के साथ मिला हुआ है सैनिटरी सीवेज। सैनिटरी सीवेज भी ओवरफ्लो करके आ जाएगा बाहर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है और बायोमास है। कहने का मतलब यह है कि अगर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में ओवरफ्लो होता है, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनसैनिटरी कंडीशन। तो ये ड्रॉबैक है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम की, इन केस ऑफ एनी ओवरफ्लो अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सारी चीजों को क्लब कर दूं, इतनी सारी बातें बताई मैंने आपको, अगर मैं सारी चीजों को क्लब कर दूं, सेपरेट सीवरेज सिस्टम ज्यादा इकोनॉमिकल पाया जाता है इन जनरल कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। पहले मैंने सबकी अलग अलग कॉस्ट बताई, अब जोड़ के टोटल कॉस्ट बता दी कि सेपरेट सीवरेज सिस्टम जनरली इकोनॉमिकल होता है कंबाइंड से। इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर शहर में
हम सेपरेट सीवरेज सिस्टम दे देंगे। इट डज नॉट मीन्स दैट इन एवरी कम्युनिटी विल प्रोवाइड सेपरेट सीवरेज सिस्टम। हम देखेंगे दोनों में से कौन सा सूट करता है और वो प्रोवाइड करेंगे। तो हर जगह सेपरेट मत लगा देना जाके, बस मैंने एक जानकारी दी है कि सेपरेट ज्यादा इकोनॉमिकल होता है कंबाइंड से। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। तो ये था सेपरेट, ये था कंबाइंड। अब आगे तीसरा सिस्टम करते हैं। जो तीसरा सिस्टम है वो हमारा द थर्ड ऑफ द सिस्टम व्हिच इज अवेलेबल is termed as partially separate sewerage system. The third of the system available is termed as partially separate sewerage system. Partially separate sewerage system. So partially separate sewerage system. So partially separate sewerage system. अब क्या है ये partially separate sewerage system? What is this partially separate sewerage system? नाम में लिखा हुआ है तो separate sewerage system ही। इसका मतलब दो अलग अलग सीवर होंगी। देयर विल बी टू डिफरेंट सीवर्स। एक कैरी करेगी ड्रेनेज को, एक कैरी करेगी सैनिटरी सीवेज को। फर्क बस ये है कि इसमें सारा का सारा, ध्यान से सुनना, सारा का सारा सैनिटरी सीवेज एक पाइप में नहीं जाता। इसमें कुछ पोर्शन सैनिटरी सीवेज का हम ड्रेनेज में मिला देते हैं। सर्टन अमाउंट ऑफ द ड्रेनेज will be carrying sanitary sewage also। इस बात को समझाने के लिए मैं बना के दिखा देता हूं आपको। to make you explain this point, इसको समझाने के लिए लेट सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है। दिस इज अवर ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल है, ये हमारी घर है, इंडस्ट्री है, कुछ भी मान लो। तो घर मान लो, इंडस्ट्री मान लो, कुछ भी मान लो, एक ही बात है। तो हमारे घर के लेट सपोज ये कोर्टयार्ड है, ये कोर्टयार्ड है। लेट अस सपोज ये बारिश हुई। दिस इज द रेनफॉल विच इज कमिंग, तो छत पे पानी इकट्ठा हुआ, बरामदे में भी पानी इकट्ठा हुआ, तो ये ड्रेनेज है। तो दिस इज ड्रेनेज, और रोड पे भी पानी फ्लो कर रहा है, तो सरफेस पे भी पानी फ्लो कर रहा है। दिस इज ड्रेनेज, ये भी ड्रेनेज है। अब होता क्या है पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम में? इन पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम, पाइप भी बना के दिखा देता हूं आपको। आई एम शोइंग पाइप ऑल्सो, क्योंकि पता है डाउट पूछोगे आप आगे, इसलिए पहले ही खत्म कर रहा हूं उस डाउट को। ये पानी की पाइप है, ये सैनिटरी सीवेज और ड्रेनेज वाली पाइप है। सो दिस इज वाटर पाइप, ये वाटर पाइप, ये पानी की पाइप हमारे घर तक पानी सप्लाई करती है। इट सप्लाइज द वाटर टू अवर इंडिविजुअल हाउसेस। देन वी हैव ड्रेनेज वाली पाइप। क्या करती है ड्रेनेज वाली पाइप? ड्रेनेज वाली पाइप ड्रेनेज को कलेक्ट करती है। तो ड्रेनेज वाली पाइप ड्रेनेज को कलेक्ट करती है, तो ये ड्रेनेज फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अब सारा ड्रेनेज फ्लो नहीं कर रहा, इट इज नॉट कैरिंग द टोटल ड्रेनेज। कुछ ड्रेनेज, कौन सा ड्रेनेज? जो हमारे घर के छत से मिलता है और जो हमारे घर के बरामदे से मिलता है। तो कुछ ड्रेनेज जो हमारे घर के छत से मिलता है और जो हमारे घर के बरामदे से मिलता है, उसको हम मिला देते हैं सैनिटरी सीवेज के अंदर। दैट इज बीइंग मिक्स्ड इन दी सैनिटरी सीवेज। तो ये हमारी सैनिटरी सीवेज वाली पाइप है। तो हमारे घर में सीवर लगे होते हैं, नोन एज डोमेस्टिक सीवर। तो ये डोमेस्टिक सीवर है। सो दिस इज अवर डोमेस्टिक सीवर। तो ये डोमेस्टिक सीवर है। ओवरलैप कर दिया मैंने इसको, आई हैव ओवरलैप्ड दिस इज बीइंग ओवरलैप्ड। तो ये ओवरलैप किया हुआ है और लिख भी देता हूं मैं। आई एम मेंशनिंग दिस ऑल्सो। क्या मेंशन कर रहा हूं इसमें मेंशन ये कर रहा हूं, आई एम मेंशनिंग कि ड्रेनेज भी है और डोमेस्टिक सीवेज भी है। ड्रेनेज भी है और डोमेस्टिक सीवेज भी है, ड्रेनेज भी है और इंडस्ट्रियल सीवेज भी है। तो ये घर था, ये इंडस्ट्री थी। अब होता क्या है पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम? ध्यान से सुनना। पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो अलग पाइपें होती हैं। एक कैरी करती है ड्रेनेज को, एक कैरी करती है सैनिटरी सीवेज को। पर इस सिस्टम में हम कुछ पोर्शन ड्रेनेज का, कौन सा पोर्शन ड्रेनेज का? जो हमारे घर की छत से मिलता है और हमारे घर के बरामदे से मिलता है, तो है तो ड्रेनेज ही। इस पोर्शन ऑफ ड्रेनेज को हम डोमेस्टिक सीवेज में मिला देते हैं। इट इज अलाउड टू गेट मिक्स्ड विद द डोमेस्टिक सीवेज ओनली। और डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज कैरी करती है सैनिटरी सीवेज वाली पाइप। इसका मतलब सारा ड्रेनेज वाली पाइप में नहीं गया, कुछ पोर्शन ड्रेनेज का हमने मिला दिया सैनिटरी सीवेज वाली पाइप में। इसीलिए इस सिस्टम का नाम रखा पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। तो है तो सेपरेट ही, बट इट इज नॉट कंप्लीट सेपरेट सीवरेज सिस्टम, इट इज पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। और ऑलमोस्ट हर एक शहर में हम पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यही सूट होता है। दिस इज द सिस्टम विच कम्स आउट टू बी मोस्ट सूटेबल। अब अगर कोई भी डाउट हो इन तीनों सिस्टम में, दैट यू मे आस्क, मैं चैट को अनेबल कर रहा हूं।
I'm enabling the chat now. So if you have any doubt out of this, you may ask. कुछ लोग पीछे बोल रहे थे रेन वाटर फ्रॉम द रूफ, अब ये सारी चीजें बता दी आपको. रिपीट टू, क्या रिपीट टू? Why partial is used? What is the advantage of third system? Advantage of third system is that अगर मैंने सेपरेट सीवरेज सिस्टम को यूज करने की कोशिश करी, अगर मैंने सेपरेट सीवरेज सिस्टम को यूज करने की कोशिश करी, लेट अस सपोज ये शहर है हमारा, दिस इज अवर कम्युनिटी, तो सेपरेट सीवरेज सिस्टम ये बोलता है शहर के हर कोने से, शहर के हर कोने से ड्रेनेज को उठाओ और ड्रेनेज वाली पाइप में लेके आओ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता. So in separate sewerage system, the entire drainage is to be collected by a single pipe. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं शहर के हर कोने से ड्रेनेज को इकट्ठा करता फिरूं, यानी हर घर से ड्रेनेज को इकट्ठा करूं और ड्रेनेज वाली पाइप तक लेके जाऊं. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता. इसीलिए हम क्या करते हैं, हर घर के ड्रेनेज को, हर घर में कौन सा ड्रेनेज है, जो छत पे मिला और जो बरामदे में मिला, हर घर के ड्रेनेज को घर के ही डोमेस्टिक सीवेज में मिला देते हैं. इसीलिए सिस्टम का नाम रखा पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम. कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से. कॉन्ड्यूट का मतलब होता है पाइप. हाँ, नेचुरली इंटरसेप्टेड वाटर भी तो मिल गया इसके अंदर, ड्रेनेज का पार्ट है ना वो. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ड्रेनेज. इन केस ऑफ ओवरफ्लो, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम विल बी मोर हार्मफुल फॉर हेल्थ. इन हैवी रेन एरिया सेपरेट सीवरेज सिस्टम विल बी बेनिफिशियल. हाँ, हैवी रेन एरिया में सेपरेट बेनिफिशियल होगा. अरे वर्टिकल पाइप नहीं है वो, देयर इज नो वर्टिकल पाइप. वो डायग्राम दिखाया मैंने आपको. दिस डायग्राम इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको बस. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पाइप विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एरिया. ओवरफ्लो कंडीशन में कोई चांस है वाटर पाइप में मिक्स होने का? ओवरफ्लो कंडीशन में बिल्कुल चांस है मिक्स होने, क्योंकि पानी उठ के ऊपर आएगा तो पानी की पाइप में मिल सकता है. डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल इज सैनिटरी सीवेज एंड डोमेस्टिक कंटेन्स किचन एंड बाथरूम वेस्ट कॉल्ड सलेज. बट व्हाई डोमेस्टिक इज नॉट कॉल्ड सलेज? प्रतीक अग्रवाल क्या पूछ रहे हो? अरे सलेज डोमेस्टिक सीवेज का एक पार्ट है. सलेज इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज. क्लियर है पूरी कहानी? साइड ड्रेन क्या होता है वो आगे देखेंगे, अभी इसका पार्ट नहीं है वो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइड ड्रेन? अभी डिस्कशन जिस चीज की हो रही है उसी के ऊपर डाउट को कॉन्सेंट्रेट करो. तो अभी बता, आपको ये बताया है कि कौन सा सीवरेज सिस्टम कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, बस ये चीज डिस्कस करी है अभी तक. अभी डिजाइनिंग पे पहुंचे नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग ऑफ दिस. क्लियर है पूरी कहानी? मतलब रेनी सीजन में वाटर क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकती है. हाँ, वाटर क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकती है. फ्लड का ड्रेनेज ही तो है ये, ड्रेनेज वाली पाइप में. फ्लड मतलब रन ऑफ ही होता है. फ्लड मीन्स रन ऑफ ओनली. एडवांटेजेस ऑफ कंबाइंड आई हैव डिस्कस्ड, पीछे बता दिए सारे पॉइंट. अब बोल रहे हो वापस रिपीट कर दो सारे. अभी डिटेल में आधा घंटा तो बताया कंबाइंड का क्या क्या एडवांटेज होता है. दोनों को कंपेयर किया तो है अभी, इन डिटेल एक एक पॉइंट बताया पीछे. हैवी रेन एरिया में सूट करेगा सेपरेट सीवरेज सिस्टम. चलिए आगे बढ़ते हैं. विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट रेफर कीजिए. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, फिर से एक जानकारी. अगेन एन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है वेस्ट वाटर के लिए. पहली इंफॉर्मेशन ये बोल रही है अबाउट 80% of water, about 80% of water being supplied into the community
about 80% of the water being supplied into the community gets converted into the sewage, gets converted into the sewage. So about 80% of the water being supplied into the community gets converted into the sewage. क्या मतलब है इस बात का भी डिस्कस करता हूं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सीवेज, सीवेज इज मोर देन, सीवेज इज मोर देन, सीवेज इज मोर देन 99.9% water. Sewage is more than 99.9% water and less than 0.1% solid, and less than 0.1% solid, such that इसको समझने के लिए आप रेफरेंस भी निकाल सकते हैं. सच दैट, अब क्या रेफरेंस है? अगर हम 1000 kg सीवेज लें, इफ आई टेक 1000 kg ऑफ सीवेज, it will have total solids, it will have total solids of 0.45 kg. मैंने 1000 सैंपल लिया, इसमें टोटल सॉलिड्स है 0.45 kg, so it will have total solids of 0.45 kg. अगर इसको बाइफरकेट करके बताऊं, इसमें से 45% होता है ऑर्गेनिक मैटर, 55% होता है इनऑर्गेनिक मैटर. तो 45% इज ऑर्गेनिक मैटर, 55% इज इनऑर्गेनिक मैटर. ये बाइफरकेट करके दे दिया. इसकी अगर और बाइफर्केशन देखें, इफ यू रेफर द फर्दर बाइफर्केशन, आउट ऑफ दिस सर्टन आर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, कुछ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, सो सर्टन आर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स. कुछ हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, सो सर्टन आर सस्पेंडेड सॉलिड. तो कुछ हैं सस्पेंडेड सॉलिड और कुछ हैं सेटलेबल सॉलिड. तो कुछ हैं सेटलेबल सॉलिड्स, सो सर्टन आर सेटलेबल सॉलिड्स. तो कुछ सस्पेंडेड हैं, कुछ डिसॉल्व्ड हैं, कुछ सेटलेबल सॉलिड्स हैं. तो 50% डिसॉल्व्ड है, 25% सस्पेंडेड है और सेटलेबल है. अब इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं. पहला पॉइंट ये बोल रहा है, दोनों ऑब्जर्वेशन है, दोनों में कोई लॉजिक नहीं है, दोनों प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन है. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट ये बोल रहा है जितना भी पानी हम शहर में सप्लाई करते हैं, कितना सप्लाई करते हैं? एज पर द डिमांड ऑफ वाटर. सो वॉट एवर वाटर वी सप्लाइड इनटू द कम्युनिटी, ये ऑब्जर्व किया गया है कि उसमें से 20 to 30% पानी या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या लॉस हो जाता है, बचा हुआ कन्वर्ट हो जाता है सीवेज में. इसका मतलब अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन करनी हो अपने प्रॉब्लम में, यू विल अज्यूम दैट एवरेज डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इज 80% ऑफ एवरेज डिमांड ऑफ वाटर. फिर से ये कोई हार्ड वैल्यू नहीं है कि रोज इतना ही होगा. कितना पानी रोज सीवेज में कन्वर्ट होगा वो तो डिपेंड कर जाएगा कंजप्शन के ऊपर, कि हम कितना पानी कंज्यूम करते हैं और कितना वेस्ट कर देते हैं. पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वैल्यू को 80% मान के चलोगे अगर आपको सवाल में गिवन नहीं है. हो सकता है सवाल में ये फैक्टर चेंज कर दे तो अच्छी बात है, आप उसको यूज कर लो. नहीं देता, आप मान के चलोगे कि जितना भी पानी हम सप्लाई करेंगे उसका 80% कन्वर्ट हो जाएगा सीवेज में. ये वेरिएशन डिपेंड कर जाएगी हमारी कंजप्शन के ऊपर और कितना वेस्टेज है पानी का. अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सीवेज पानी है. सीवेज इज मोर देन 99.9% वाटर. ये पानी है, इट इज लेस देन 0.1% सॉलिड. इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको डाटा ही दे दिया कि अगर 1000 किलो सीवेज का सैंपल लोगे, इसमें टोटल सॉलिड होगा सिर्फ 0.45 kg. तो 1000 किलो सीवेज में अगर टोटल सॉलिड है 0.45 kg, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ सॉलिड इज 0.045. इट मींस लेस देन 0.1%. कहने का मतलब है सीवेज पानी है. अब मैंने इस टोटल सॉलिड के आगे और बाइफर्केशन कर दी कि टोटल सॉलिड में से 45% ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है और 55% इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन है. 45% ऑर्गेनिक फ्रैक्शन विच इज ह्यूज. मतलब अगर यही ऑर्गेनिक फ्रैक्शन रॉ वाटर में देखोगे नेग्लिजिबल निकल के आता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि सीवेज की प्राइम इंप्यूरिटी ऑर्गेनिक मैटर होता है. हेंस वी से प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ सीवेज इज ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रैक्शन बहुत ज्यादा निकल के आता है रॉ वाटर के कंपैरिजन में. फिर हमने टोटल सॉलिड को 3 पार्ट में और क्लासिफाई कर दिया. ये तो नेचर था सॉलिड का. अब आगे फॉर्म है, डिसॉल्व्ड फॉर्म, सस्पेंडेड फॉर्म, सेटलेबल फॉर्म. 50% डिसॉल्व्ड होता है अप्रोक्सीमेटली, 25% सस्पेंडेड होता है और सेटलेबल होता है. अब सस्पेंडेड सॉलिड हमें पता है, डिसॉल्व सॉलिड हमें पता है, दिस इज नोन टू अस कि इनका मतलब क्या होता है. सेटलेबल सॉलिड एक अलग कैटेगरी आई, नाम में लिखा हुआ है सेटलेबल सॉलिड. वो सॉलिड जिनके सेटल होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सेटलेबल सॉलिड. तो सॉलिड हैविंग कंपैरेटिवली हायर टेंडेंसी ऑफ सेटलमेंट विल बी टर्म्ड एज सेटलेबल सॉलिड्स. बाकी इसको टेक्निकली भी डिफाइन किया गया है. अब कैसे डिफाइन किया है टेक्निकली, कि अगर आप इमॉफ कोन में
इफ यू टेक एन इमॉफ कोन, तो अगर आप इमॉफ कोन लो, इमॉफ कोन क्या होता है? इमॉफ कोन एक कैलिब्रेटेड कोन है. So इमॉफ कोन इज अ कैलिब्रेटेड कोन. So इमॉफ कोन इज अ कैलिब्रेटेड कोन. इसकी कैलिब्रेशन कर रखी है हमने. अगर आप इमॉफ कोन में सीवेज का सैंपल ऐड करो, तो हमने सीवेज का सैंपल डाल दिया इमॉफ कोन में, तो हमने सीवेज का सैंपल डाल दिया इमॉफ कोन में और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया. कीप इट फॉर 2 आवर्स. तो अगर आप इमॉफ कोन में सीवेज के सैंपल को 2 घंटे के लिए प्लेस कर दो, इन 2 घंटों में कुछ सस्पेंडेड सॉलिड सेटल हो जाएंगे. सर्टेन अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स विल सेटल इन द इमॉफ कोन इन 2 आवर्स. तो 2 घंटे में जो सस्पेंडेड सॉलिड सेटल हो जाएंगे 2 घंटे में, उसको हम बोल देंगे सेटलेबल सॉलिड्स. तो दो सस्पेंडेड सॉलिड्स इमॉफ कोन व्हेन अलाउड टू स्टैंड फॉर 2 आवर्स विल बी नोन एज सेटलेबल सॉलिड्स. अब इसमें किस चीज की कैलिब्रेशन कर रखी है? 2 घंटे बाद आप ये देखोगे कितनी हाइट तक सॉलिड सेटल कर गया है. आप नोट तो करोगे हाइट, पर यहां पे रीडिंग लिखी होती है कॉन्सेंट्रेशन की. हियर रीडिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज रिटन. तो हमने यहाँ पे हाइट ऑफ सॉलिड्स को कैलिब्रेट करा रखा है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इसीलिए बोला जाता है ये कैलिब्रेटेड कोन है. तो अगर मैं सीवेज के सैंपल को इमॉफ कोन में रख दूं 2 घंटे के लिए, कुछ सस्पेंडेड सॉलिड सेटल हो जाएंगे. जो सस्पेंडेड सॉलिड सेटल हो जाएंगे 2 घंटे में, उसको हम बोलेंगे सेटलेबल सॉलिड्स. तो आपको ये दोनों पॉइंट मैंने इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे दिए हैं कि सीवेज 80% होगा वाटर डिमांड का, और सीवेज 99.9% से ज्यादा पानी ही होगा. अब इन दोनों पॉइंट में अगर कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज 2 पॉइंट, यू मे आस्क. चैट को एनेबल कर रहा हूं. डाउट इसी पे रखिएगा, इधर उधर मत भागना. सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी आगे. एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? इमॉफ कोन वाली स्लाइड, ये लो इमॉफ कोन वाली स्लाइड. Is prime impurity because in sewage organic matter is more than that of raw water. सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर रॉ वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए हम सीवेज की प्राइम इंप्यूरिटी ऑर्गेनिक मैटर बोल देते हैं. हेंस वी से प्राइम इंप्यूरिटी इज ऑर्गेनिक मैटर. ये किसी ने इमॉफ कोन को शेयर कर रखा है. सो दिस इज द इमॉफ कोन. तो 3D में किसी ने शेयर कर रखा है, इसको देख सकते हो आप. ऑर्गेनिक मैटर की कहानी नहीं बताई, अभी आगे करेंगे इसे. हाँ 98 भी हो सकता है, ऑब्जर्व्ड है वो. तो मृत्युंजय ने ये इमॉफ कोन शेयर कर रखा है. ये देखो लिखा हुआ है सूर्य किसका होता है, नीचे देखो पढ़ो. सूर्य देखो किसका होता है. सूर्य बोल रहा है फिल्टर पेपर का होता है कौन. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू फॉरवर्ड. सो आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है सीवेज के अंदर, अगला पॉइंट प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ सीवेज. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ सीवेज इज ऑर्गेनिक मैटर. सो प्राइम इंप्यूरिटी ऑफ सीवेज इज ऑर्गेनिक मैटर. तो सीवेज की जो प्राइम इंप्यूरिटी होती है वो ऑर्गेनिक मैटर होती है. और इस ऑर्गेनिक मैटर की पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. जो प्राइम इंप्यूरिटी है सीवेज की वो है ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर होता है 2 टाइप का. ऑर्गेनिक मैटर इज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर? Biodegradable organic matter is that which can be decomposed by the action of microorganisms. Non-biodegradable organic matter is that which cannot be decomposed or which require more time for its decomposition by the action of microorganisms. तो वो ऑर्गेनिक मैटर जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से डिकम्पोज कर दे, बायोडिग्रेडेबल. वो ऑर्गेनिक मैटर जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाए या ज्यादा टाइम ले डिकम्पोज करने में, इसको हम बोल देंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल. कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ये है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. दिस इज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ये है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, सो दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर.
नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, सो दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो एग्जांपल दे दी मैंने आपको। फिर हमें यह भी पता है कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन माइक्रोऑर्गेनिज्म करता है। कैसे? ये साइकिल बना के दिखाई दी मैंने आपको। माइक्रोऑर्गेनिज्म यूजेस द ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? ये इसमें से कार्बन कंज्यूम कर जाता है एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, ये एंड प्रोडक्ट बनाता है बायोमास। फिर ये भी डिस्कस किया हुआ है मैंने कि अगर ये ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हुई, if this oxygen is dissolved oxygen, it will be termed as aerobic decomposition. अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन हुई, इट विल बी टर्म्ड एज एनारोबिक डिकम्पोजिशन। तो एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन को यूज करके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन जैसे एग्जांपल कार्बोनेट, तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन है। फिर हमने ये भी डिस्कस कर रखा है कि मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन को यूज करने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म को बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। To utilize the molecular bonded oxygen, they have to break the bond, and to break the bond, they will require time and energy. Hence, anaerobic process is both time and energy consumptive process. फिर ये भी जानकारी दी थी कि rate of anaerobic decomposition is 3 times slower than the rate of aerobic decomposition. उसका रीजन ये था। तो मैंने पूरी चीज वापस रिपीट कर दी है, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर पूरी कहानी बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर है। तो डिस्कशन रॉ वाटर में किया हुआ था, पर मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया यहाँ पे, अगेन आई हैव रिपीटेड हियर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, क्या आगे बढ़ते हैं? अगर ये डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसको बोलते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन, और इसका एंड प्रोडक्ट होता है स्टेबल, और वो एंड प्रोडक्ट भी बता रखे हैं आपको। एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट। अब वो कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट कैसे बनते हैं उसकी डिस्कशन करनी है मुझे। हाउ दोस कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट आर फॉर्म्ड बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। तो उसको एक एक करके उठाते हैं, एक एक करके उठाते हैं। पहला, एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो फर्स्ट इज एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो अगर डिकम्पोजिशन एरोबिक हो, अगर डिकम्पोजिशन एरोबिक हो, पहला केस, फर्स्ट केस, पहला केस है नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर। तो फर्स्ट केस इज ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर। अगर किसी भी सिस्टम में नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली डिकम्पोज हो, फिर से सवाल है आपके ऑब्जेक्टिव का, डायरेक्ट सवाल पूछिएगा इसमें से। अगर किसी भी सिस्टम में नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली डिकम्पोज हो, द साइकिल ऑब्टेन्ड इज समवॉट लाइक दिस। तो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज इनटू अमोनिया, अमोनिया इज डिकम्पोज इनटू नाइट्राइट, ये ऑक्सीडेशन है। नाइट्राइट इज डिकम्पोज इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट, नाइट्रेट इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट, plant is consumed by animal, it is the food for animals. Animals again produces nitrogenous organic matter when they die, on their death, or when they excrete. तो ये हमारी पूरी साइकिल बनी हुई है। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर में ऑल्सो भी फॉर्म्ड ऑन द डेथ ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर प्लांट के डेथ से भी बनती है। सो ऑन डेथ प्लांट कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका मतलब अगर मेरे सिस्टम में, अभी सिस्टम क्या है सीवेज, अगर सीवेज में नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर हुआ, उसकी एरोबिक डिकम्पोजिशन ऐसे ही होगी। तो अगर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली डिकम्पोज हुआ, एंड प्रोडक्ट क्या बनी? एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नाइट्रेट। इसको मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली विल बी नाइट्रेट। तो वो नाइट्रेट कैसे बनी है उसकी जानकारी दी है आपको, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस साइकिल। दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस। लेट अस सपोज अब हमारे सिस्टम में है सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर। अब हमारे सिस्टम में है सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर। सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जिसमें सल्फर होता है। अगर सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली डिकम्पोज हो, इफ सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर इज एरोबिकली डिकम्पोज, दिस इज द साइकिल व्हिच इज ऑब्टेन्ड। इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फाइड, सल्फाइड इनटू सल्फर, एंड सल्फर इनटू सल्फेट। Sulfate is the nutrient for the plant. Plant are consumed by animals. Plant को consume करता है animal, और अगर ये directly मर जाए तो ये sulfurous organic matter भी बना देते हैं। And animals again on their death or excreta produces sulfurous organic matter. ये sulfurous organic matter को produce करते हैं। तो ये हमारी सल्फर साइकिल है। देखो एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एंड प्रोडक्ट इज सल्फेट।
एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सल्फेट। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन का एंड प्रोडक्ट या तो नाइट्रेट होता है या सल्फेट होता है। कैसे बनते हैं उसके लिए सल्फरस साइकिल है। नेक्स्ट साइकिल तीसरा केस, लेट अस सपोज वी हैव कार्बोनिशियस ऑर्गेनिक मैटर। अगर कार्बोनिशियस ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली डिकम्पोज हो, तो अगर कार्बोनिशियस ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली डिकम्पोज हो, दिस इज द साइकिल विच इज ऑब्टेन्ड। ये साइकिल निकल के आती है। इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोनेट। कार्बोनेट is used by the plants. Plant on death produces carbonaceous organic matter, or they are consumed by animals. या तो इसे एनिमल्स कंज्यूम कर जाते हैं और एनिमल्स दोबारा क्या बना लेते हैं, कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर बना लेते हैं। तो अगर हम इस साइकिल को ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व दिस साइकिल, इसमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला हमें, द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस इज कार्बोनेट। इसका एंड प्रोडक्ट कार्बोनेट है। एनिमल्स can also produce carbon dioxide directly. Animals carbon dioxide directly produce करते हैं during respiration. तो ये हमारी कार्बोनिशियस साइकिल हो गई। इसका मतलब सीवेज के अंदर ये तीनों साइकिल चल रही होती है। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज होता है, सल्फरस भी डिकम्पोज होता है, कार्बोनिशियस भी डिकम्पोज होता है, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, या कार्बोनेट मिलता है, या सल्फेट मिलता है, या नाइट्रेट मिलता है। ये चीज मैंने पीछे डायरेक्टली बता दी थी, आज डिटेल में आगे बताइए आपको कि ये सारी चीजें बनती कैसे हैं। अब मैं दूसरा केस कंसिडर कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द सेकंड केस। सेकंड केस ये है जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो। अगर यही डिकम्पोजिशन एनारोबिक हो, सो एनारोबिक डिकम्पोजिशन तो अगर यही डिकम्पोजिशन एनारोबिक हो, देन व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म। अब मैं सारे ऑर्गेनिक मैटर एक साथ ले रहा हूं। कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है, सो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है, सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर है, तो सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर है। जब ये एनरोबिकली डिकम्पोज होते हैं, एंड प्रोडक्ट मिलती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्रोडक्ट मिलती है हमें एसिड, एंड प्रोडक्ट मिलती है हमें अल्कोहल। व्हेन दे आर फर्दर रिड्यूस्ड, you get methane, you get ammonia, you get hydrogen sulfide, you get nitrogen. All these are the nutrients for the plant. ये सारे के सारे nutrients है प्लांट के, जो प्लांट दोबारा ऑन डेथ कर जाता है ऑर्गेनिक मैटर। तो जो प्लांट ऑन डेथ दोबारा बना लेता है ऑर्गेनिक मैटर को, तो तीनों ऑर्गेनिक मैटर बनेंगे। प्लांट इज द फूड फॉर द एनिमल्स, तो प्लांट इज द फूड फॉर एनिमल्स विच अगेन प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मैटर ऑन देयर डेथ, जो दोबारा ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करते हैं आइदर ऑन देयर डेथ और ऑन एक्सपीटा। इसका मतलब अगर एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुई, हमारे एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, एसिड, अल्कोहल एंड गैसेस। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन। इसको भी डायरेक्टली बता दिया था। तो अगर एरोबिक डिकम्पोजिशन होती है, एंड प्रोडक्ट होता है कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट। एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है तो एंड प्रोडक्ट होता है एसिड, अल्कोहल एंड गैसेस। अब ये चीजें कैसे बनती हैं उसकी कहानी बताइए आप। दैट स्टोरी आई हैव डिस्कस्ड इट। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, तो चैट को अनेबल कर दिया मैंने। तो प्राइम इंप्योरिटी ऑफ सीवेज इज ऑर्गेनिक मैटर। तो आज के लेक्चर में आपको बस बेसिक जानकारी दी है सीवेज की, सीवेज क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, फिर सीवरेज सिस्टम क्या होता है, फिर ऑर्गेनिक मैटर कैसे डिकम्पोज होता है, सीवेज की क्वांटिटी कितनी बनती है, फिर हमने देखा कि सीवेज के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो सारी बेसिक जानकारी दी है आज के टाइम पे आप। एंड प्रोडक्ट स्टेबल और अनस्टेबल ये अभी आगे करेंगे आमिर। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट स्टेबल होता है, एनारोबिक का अनस्टेबल होता है। कंपाउंड नेम ऑफ ऑल वंस प्लीज फॉर नोट में। कंपाउंड, कौन से कंपाउंड का नाम बताना है सर? इफ नाइट्रेट कम्स आउट मोर, डीनाइट्रिफिकेशन विल टेक प्लेस। हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन होगी, वो एक अलग प्रोसेस है। डीनाइट्रिफिकेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, वो एरोबिक प्रोसेस नहीं है सर। कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी गैसेस, क्या लिखा है, बाकी गैसेस, क्या लिखा है, चला गया। कार्बन डाइऑक्साइड बाकी गैसेस के साथ क्यों नहीं बनी?
कार्बन डाइऑक्साइड बाकी गैसेस के बाद क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये पार्शियल डिकम्पोजिशन से बनती है, कंप्लीट डिकम्पोजिशन से नहीं बनती है। नेम ऑफ बैक्टीरिया यूज इन नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय, नाइट्रिफिकेशन करते हैं नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं पैराकोकोअस डीनाइट्रिफिकेंट। So denitrification is being carried out by paracocoas denitrificant. लिंक चाहिए था आपको, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आई हैव शेयर द लिंक। तो जो लोग लिंक मांग रहे थे ग्रुप का, लिंक मैंने पिन कर दिया, यू कैन ज्वाइन दी लिंक। हाँ दे दिया लिंक मैंने, लिंक पिंड है तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। आई हैव शेयर द टेलीग्राम लिंक। हाँ कल यूट्यूब क्लास होगी, सैटरडे संडे को यूट्यूब क्लास होगी, और कल हम रॉ वाटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका वेस्ट वाटर तो चलता रहेगा यहाँ पे, और सैटरडे संडे को आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होते रहेंगे। तो सारी चीजें जितनी भी चाहिए आपको अपने एग्जाम के लिए सब मिल रही है। तो टुमारो विल ओनली डिस्कस दी प्रॉब्लम्स ऑफ रॉ वाटर इंजीनियरिंग। क्विज अभी देता हूं ना, अभी क्लास खत्म होगी, मैं क्विज दूंगा आपको ग्रुप पे। क्विज तो रोज चलेगी, तो आपके ग्रुप की जो क्विज है वो रोज चलेगी इसी टाइम पे, क्लास खत्म होने के बाद। सैटरडे संडे को हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? हाँ प्लूम्स बाकी है, करा दूंगा प्लूम्स भी। प्लूम्स आर लेफ्ट, आई डिस्कस दी प्लूम्स ऑल्सो। किसी एक दिन प्लूम्स भी ले लूंगा। स्टोइशियोमेट्री तो कवर हो गई बेटा, स्टोइशियोमेट्री आई हैव कवर्ड इन रॉ वाटर, डिटेल में पूरी क्लास ली हुई है स्टोइशियोमेट्री की। क्विज टाइम अभी जैसे क्लास छूटती है, क्लास खत्म होते ही 10 मिनट में मैं क्विज को अपलोड कर लूंगा। जैसे ही अभी क्लास खत्म होगी ग्रुप पे क्विज को अपलोड कर देंगे, आप क्विज दे देना वहां पे। रोज ये पैटर्न फॉलो करेंगे, क्लास खत्म होगी उसके बाद क्विज हो जाएगी। ओपन वेल ट्यूबवेल स्पेशल क्लास में ले लेंगे, ओपन वेल ट्यूबवेल आई टेक इन स्पेशल क्लास। पूरा पॉइंट क्लियर है? चलिए हाँ प्लूम करा दूंगा चीनू। किसी चीज के लिए मना किया है क्या? जो टॉपिक बोलते हो बोलता हूँ, हाँ करा दूंगा। जैसे ही शेड्यूल में टाइम मिलेगा प्लूम कंप्लीट करा दूंगा। वो लेनी है प्लूम, मुझे ही पता है, आई विल टेक प्लूम ऑल्सो। जैसे ही शेड्यूल में टाइम मिलेगा प्लूम मैं अपने आप करा दूंगा। चलिए थैंक यू एवरीवन। अब ग्रुप पे आ जाओ, ग्रुप पे मैं क्विज शेयर करवा रहा हूं, आई एम शेयरिंग ये क्विज। तो क्विज देके आज की छुट्टी आपकी। चलिए थैंक यू एवरीवन।